नमस्कार विद्यार्थियों, YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। बीएससी पार्ट फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट फर्स्ट वैलेंस बॉन्ड वीडियो सीरीज के क्रम में आज हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर और रिपल्सन थ्योरी के कुछ रिमेनिंग पार्ट के साथ उपस्थित हैं। तो शुरू करते हैं कुछ शेष रहे इस सिद्धांत के एज्यूम्शंस। यदि हम बात करते हैं केंद्रीय परमाणु की या किसी परमाणु की सतह पर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन युग्म का जो आकार है उससे बंधित परमाणु से उससे बंधित जो परमाणु है उसकी विद्युत ऋणता बढ़ने पर घटता है। यानी कि विद्युत ऋणी परमाणु द्वारा बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आकर्षित कर लेने से केंद्रीय परमाणु के संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होकर विद्युत ऋणीय परमाणु के निकट बढ़ जाता है। या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि बॉन्डेड जो एटम है कि विद्युत ऋणता बढ़ने पर बंद कोण घट जाता है या कम हो जाता है। तो हम जो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस हैं उसकी इम्पोर्टेंस देखिए। द इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस नियर द न्यूक्लियस ऑफ द सेंट्रल एटम is nicely shown by the bond angle in phosphorus ट्राईहैलाइड्स न्यूक्लियस। जैसे एग्जांपल्स हैं PF3, PCl3, PBr3 और PI3। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर PF3 का जो बॉन्ड एंगल है FPF 97.7 डिग्री और PCl3 में ClPCl जो बॉन्ड एंगल है वो 100.3 डिग्री और PBr में BrPBr का जो बॉन्ड एंगल है वो 101 डिग्री एंड PI में 102 डिग्री है। ये जो बॉन्ड एंगल है इसमें आप यहाँ देख सकते हैं दो प्रकार के जो फैक्टर्स लागू हो रहे हैं। यहाँ एक तो वॉन डेर वाल्स त्रिविम के अंदर आप देख सकते हैं वॉन डेर वाल्स जो इफेक्ट है, वॉन डेर वाल रिपल्शंस हैं वो भी यहाँ है और यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो भी एस्पेक्ट है। तो दोनों को हम अभी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो ध्यान दें, यदि द इमीडिएट इंक्लिनेशंस ऑफ ascribe the opening of the bond angles to van der Waal repulsions between the halogen must be rejected, although the van der Waals radii increases फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो एंड आयोडो। यानी कि आयोडीन की जो van der Waal रेडियाई है वो सबसे ज़्यादा है और van der Waal रेडियाई सबसे ज़्यादा होने के कारण यहाँ इसकी जो IPI जो बॉन्ड एंगल है सबसे ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन लगभग इक्वल है। द कोवलेंट रेडियाई एंड हेंस द PX बॉन्ड लेंथ आल्सो इंक्रीजेज इन द सेम ऑर्डर। और कोवलेंट रेडियाई तो बढ़ती है लेकिन PX का जो बॉन्ड है PX बॉन्ड इसकी बॉन्ड लेंथ बढ़ती है और द टू इफेक्ट कैंसल्स ईच अदर। ये दोनों प्रभाव हैं वो एक दूसरे को कैंसिल करने वाले होते हैं और कैंसिल होते हैं। और यहाँ द इम्पोर्टेंट फैक्टर अपीयर्स, यहाँ दूसरा कोई जो इम्पोर्टेंट फैक्टर लागू होता है इस बॉन्ड एंगल को समझाने में वो है आयनिसिटी। यानी कि जो PX बॉन्ड है उसमें साजित इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अधिक विद्युत ऋणी परमाणु की ओर शिफ्ट हो जाने से केंद्रीय परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व घट जाता है और इलेक्ट्रॉन घनत्व घट जाने के कारण यहाँ पर बॉन्ड पेयर लोन पेयर का जो रिपल्शंस है वो इफेक्टिव हो जाएगा। तो दी important factors appear to be the ionicity of the PX bond. The more electronegative fluorine atom attract the bonding electrons pair away from the phosphorus nucleus and allow to the lone pair to extend while the FPF angle closes. जब यहाँ आप देख सकते हैं ये फॉस्फोरस है और ये F है और ये F है। यहाँ फॉस्फोरस और F के मध्य जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हैं बॉन्ड पेयर हैं वो फॉस्फोरस की ओर अधिक क्लोज रहेंगे, अट्रैक्ट रहेंगे, जिससे फॉस्फोरस पर इलेक्ट्रॉन्स घनत्व घट जाता है और ये घटा हुआ इलेक्ट्रॉन्स घनत्व है। तो यहाँ पर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स इस बॉन्ड पेयर को और अधिक प्रतिकर्षित करेगा, रिपल्सन होगा यहाँ पे। और ये जो FPF एंगल्स हैं
वो और संकुचित हो जाएंगे और बॉन्ड एंगल FPF का घट जाएगा ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन एटम्स। यहाँ आप इनकी बॉन्ड एंगल्स में जो कमी है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण ये जो एक्सप्लेन है, अधिक हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं अधिक प्रभावी तरीके से। जबकि वांडरवाल रेडिएशंस भी आयोडीन की बढ़ती है तो फॉस्फोरस और आयोडीन के मध्य जो बॉन्ड लेंथ है वो भी बढ़ जाती है, तो ये दोनों इफेक्ट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। और यहाँ इफेक्टिव जो फैक्टर है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा किसकी है? फ्लोरीन की है। और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण PF3 यानी कि P और F जो बॉन्ड है उसके बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की तरफ ज़्यादा रहेंगे। फ्लोरीन की तरफ ज़्यादा रहने के कारण यहाँ पर PF बॉन्ड में जो एंगल बनता है FPF, उसको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो है इसको और क्विंच कर देगा और बॉन्ड एंगल है इनका घट जाएगा। तो PF3 का बॉन्ड एंगल कितना हो गया? 97 हो गया। PCl3 Cl का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी थोड़ी फ्लोरीन से कम है, इसलिए इसको और अधिक क्विंच नहीं कर पाया, तो इसका बॉन्ड एंगल हो गया 100। और PBr इसकी और कम है। Pi3 यानी आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से बहुत कम है, तो इसको कम क्विंच कर पाया और बॉन्ड एंगल कितना रहा? 102 डिग्री। तो ये तो बात हुई अभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी हम यहाँ एक और अन्य उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं कि द फ्लोराइड्स हैव स्मॉलर बॉन्ड एंगल्स देन दी हाइड्राइड्स। फ्लोराइड्स हैं वो फ्लोराइड्स में बॉन्ड एंगल है वो कम है वनिस्पत हाइड्राइड्स के। तो कुछ एग्जांपल्स आपके सामने हैं, ये देखिए NF3। इस NF3 में N और F बॉन्ड के मध्य जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्लोरीन की तरफ ज़्यादा रहेंगे और फ्लोरीन की तरफ ज़्यादा इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहने के कारण यहाँ जो नाइट्रोजन पे उपस्थित लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं LP है, वो इन दो बॉन्ड पेयर को और अधिक प्रभावी तरीके से इसको संकुचित करेगा, क्विंच करेगा, इनको क्लोज करने की कोशिश करेगा और इसका जो बॉन्ड एंगल है वो घट जाता है FNF का 102.3 डिग्री हो जाता है। जबकि इसका हाइड्राइड्स अमोनिया है, अमोनिया के अंदर आप देख सकते हैं नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मध्य बॉन्ड पेयर हैं। तो ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के मध्य जो इनमें रिपल्सन्स हैं वो हाइड्रोजन्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने के कारण, नाइट्रोजन्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नाइट्रोजन की तरफ ज़्यादा शिफ्ट रहेंगे। तो नाइट्रोजन्स की तरफ ज़्यादा शिफ्ट होने के कारण ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में जो रिपल्सन्स हैं वो इतना प्रभावी नहीं होता है और लोन पेयर है इन बॉन्ड पेयर को इतने प्रभावी तरीके से संकुचित नहीं कर पाएगा। इसलिए इसमें हाइड्रोजन्स का जो बॉन्ड एंगल है वो 107.2 डिग्री का रह जाता है, यानी बढ़ जाता है ये हाइड्राइड्स के अंदर। यही केस है OF2 का। OF2 के अंदर देखिए यहाँ आप देख सकते हैं इसमें FOF का बॉन्ड एंगल कितना है? 103 का है। यहाँ देख सकते हैं FOF के अंदर 103 डिग्री, 103.1 डिग्री है और 103.1 डिग्री इसका बॉन्ड एंगल है OFO। इसका कारण है कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन की विद्युत ऋणता ज़्यादा होने के कारण ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स या बॉन्ड पेयर हैं वो फ्लोरीन की तरफ ज़्यादा रहेंगे और ऑक्सीजन पे उपस्थित दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये लोन पेयर और ये बॉन्ड पेयर हैं। इस लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को और अधिक तरीके से ये प्रभावी तरीके से संकुचित कर पाएंगे और इसका जो FOF बॉन्ड एंगल है वो घट जाता है वनिस्पत इसका हाइड्राइड्स से। जैसे इसका हाइड्राइड्स क्या है? जल का अणु है। यहाँ F की जगह मैंने क्या ले लिया? हाइड्रोजन ले लिया। F की जगह क्या लिया है? हाइड्रोजन लेने से हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता कम है, ऑक्सीजन की ज़्यादा है, तो ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो साजित इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास ज़्यादा रहेंगे। ऑक्सीजन के पास ज़्यादा रहने से ये बॉन्ड पेयर रिपल्सन्स बढ़ जाता है क्योंकि इनके बीच की दूरी घट जाती है बॉन्ड पेयर की, और लोन पेयर है अब इसको प्रभावी रूप से संकुचित नहीं कर पाएगा। इसीलिए ये जल का मॉलिक्यूल है, इसका जो बॉन्ड एंगल हाइड्रोजन के मध्य बॉन्ड एंगल है वो 104.5 डिग्री का हो जाता है, जबकि OF2 में 103 है। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इफेक्ट है, आयनिसिटी का इफेक्ट है और इसको हम बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं इन उदाहरणों के माध्यम से। नेक्स्ट आप यहाँ देख सकते हैं कि
दूसरा एग्जाम्पल्स है COF2। COF2 में आप देख सकते हैं पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, ये ट्राइगोनल प्लेनर होना चाहिए, कार्बन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कार्बन फ्लोरीन 120 डिग्री का, लगभग 120 डिग्री का एंगल होना चाहिए, और फ्लोरीन कार्बन ये फ्लोरीन है, इसके मध्य भी लगभग 120 का एंगल होना चाहिए। ये तो है वो एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर होना चाहिए। लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड का जो इफेक्ट है, यहाँ एक्चुअल मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें देखिए ऑक्सीजन कार्बन फ्लोरीन के मध्य जो बॉन्ड एंगल 126 का हो जाता है, और इस ऑक्सीजन और कार्बन के मध्य जो बॉन्ड एंगल 126 का है, और फ्लोरीन कार्बन फ्लोरीन के मध्य 108 डिग्री का है। इसका कारण ये है कि यदि किसी अणु में द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित हों तो वो सिंगल बंध की अपेक्षा उसका इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है, और इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होने के कारण वो इस सिंगल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स घनत्व के वनिस्पत उसका इलेक्ट्रॉन घनत्व का आकार अधिक होता है, और आकार अधिक होने के कारण ये जो बॉन्ड पेयर है इसको और अधिक तरीके से इसको क्विंच करेंगे, और इसका आकार FCF का आकार 108 हो जाएगा। जबकि होना क्या चाहिए, एक्सपेक्टेड क्या होना चाहिए, 120 होना चाहिए। लेकिन यहाँ यदि कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य कितने बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉनिक घनत्व का आकार है वो अधिक होने के कारण सिंगल बॉन्ड की अपेक्षा, इस वजह से ये बॉन्ड पेयर रिपल्शंस यहाँ अधिक हो गया, और फ्लोरीन कार्बन फ्लोरीन का जो बॉन्ड एंगल 120 होना चाहिए वो घट करके कितना हो गया, 108 डिग्री हो गया, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड साइज। अब हम देखते हैं, हाँ एक जनरल बात है कि इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम्स, यदि हाँ एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है तो उनके मध्य जो बॉन्ड एंगल है वो घट जाएगा, डिक्रीजिंग बॉन्ड एंगल्स। ये आप देख सकते हैं, यहाँ H2O है, इसमें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, और OF2 में F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में वृद्धि हो रही है तो बॉन्ड एंगल में क्या हो गया, कमी हो गई, 103.2 डिग्री हो गया। इसी प्रकार यहाँ अमोनिया और NF3 के मॉलिक्यूल से इस बॉन्ड एंगल्स देखो, अमोनिया का बॉन्ड एंगल ज़्यादा है, NF3 का कम है, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इफेक्ट है। और PI3, PBr3, PCl3 है, यहाँ भी आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इफेक्ट्स को आसानी से समझ सकते हैं। PI3 120 लगभग, PBr3 101 और PCl3 100। इसी प्रकार आर्सेनिक AsI3, AsBr3, AsCl3, इसमें भी देखिए आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इफेक्ट है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ देखिए 98.4 है, इसका 100 है, इसका 101 डिग्री है। तो ये एंगल्स है, इनके एंगल का क्रम है घटते हुए क्रम का। तो सबसे ज़्यादा एंगल किसका, AsI3 का। नेक्स्ट आप देख सकते हैं ये डबल बॉन्ड, अभी जो हमने पहले एग्जांपल्स के माध्यम से समझाने का प्रयास किया कि डबल बॉन्ड ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन सिंगल बॉन्ड्स, तो ये हमने एक एग्जांपल्स लिया OCF2 का एग्जांपल्स के माध्यम से हम समझाने का प्रयास किया कि जो डबल बॉन्ड है वो अधिक स्पेस ग्रहण करता है वनिस्पत सिंगल बॉन्ड के। तो वी माइट एक्सपेक्ट द मॉलिक्यूल टू बी प्लेनर, ये जो मॉलिक्यूल है वो प्लेनर है, और अप्रोक्सीमेटली इनका जो बॉन्ड एंगल है वो 120 का होना चाहिए। द मॉलिक्यूल इज इंडेंट प्लेनर बट डिस्टोर्टेड रादर शेवरली फ्रॉम ए सिमेट्रिक लिगेंड्स अरेंज्ड। सिमेट्रिक ट्राइगोनल अरेंजमेंट में कुछ स्लाइटली इसमें डिस्टोर्शन होता है, और इसका जो बॉन्ड एंगल फ्लोरीन कार्बन फ्लोरीन का बॉन्ड एंगल घट करके कितना हो जाता है, 108 का, जबकि होना क्या चाहिए, एक्सपेक्टेड क्या है, 120 का। नेक्स्ट आप यहाँ डबल बॉन्ड का इफेक्ट देख सकते हैं POCl3 में। POCl3 में 109 डिग्री और 109.5 डिग्री का जो एक्सपेक्टेड एंगल है वो घट करके कितना हो गया, 103 का। कारण क्या है, कारण यहाँ है ऑक्सीजन और फॉस्फोरस के मध्य डबल बॉन्ड है जो कि अधिक स्पेस घेरता है, इनका इलेक्ट्रॉनिक घनत्व में का स्पेस है वो अधिक है। या इसी प्रकार SFO4 है, या इसमें भी देखिए ऑक्सीजन और सल्फर के मध्य जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ इसमें दो प्रकार के जो बॉन्ड हैं, ये एक्सियल जो स्थिति में जो फ्लोरीन है इनका जो बॉन्ड एंगल 180 का होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 180 का। लेकिन ये फ्लोरीन
सॉरी सल्फर और ऑक्सीजन के मध्य जो डबल बॉन्ड है, इसकी वजह से ये जो बॉन्ड 180 का है, 180 का घट करके कितना हो जाता है 178, यानी कि 2 डिग्री एंगल यहाँ कुछ घट गया है। ये इस पे ज़्यादा इसको संकुचित करेगा ये डबल बॉन्ड की वजह से। और यहाँ इनके मध्य जो बॉन्ड एंगल है वो 120 का होना चाहिए, वो घट करके कितना हो गया 110 का हो गया। फ्लोरीन सल्फर फ्लोरीन के मध्य जो इक्विटोरियल फ्लोरीन है, ये देखिए ये इक्विटोरियल इनके मध्य 120 का होना चाहिए, जबकि वो घट करके कितना हो गया 110 डिग्री का। तो ये इफेक्ट हैं कुछ डबल बॉन्ड और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के। और बॉन्डिंग पेयर्स to electronegative substituent occupy less space than those to more electronegative substituents. If the central atom is in the third row or below in the periodic tables, the lone pair of electrons will occupy a stereochemically inactive s orbitals, and the bonding will be through p orbitals and near 90 bond angles if the substituent electronegativity is लगभग 2.5 हो। तो ये यदि एक और एस्पेक्ट है कि द्वितीय आवर्त के तत्वों के इलेक्ट्रॉन युग्मों के मध्य जो प्रतिकर्षण है वो तृतीय तथा या उसके बाद के आवर्तों के सदस्यों में इलेक्ट्रॉन युग्मों के मध्य प्रतिकर्षण से अधिक होता है। यानी कि सेकंड आवर्त के जो तत्व हैं उनमें यदि वो अणु हैं और उस अणु में यदि वो जो सेंट्रल एटम है वो द्वितीय आवर्त के तत्व से हैं, तो उनमें इलेक्ट्रॉन युग्मों के मध्य जो प्रतिकर्षण है वो अधिक होगा वनिस्पत तृतीय और चतुर्थ आवर्तों से इलेक्ट्रॉन्स के मध्य जो प्रतिकर्षण है। ये एस्पेक्ट है, आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ देखिए नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है और एंटीमनी है। नाइट्रोजन ये द्वितीय आवर्त का तत्व है और इस द्वितीय आवर्त के तत्वों में जो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर जो इलेक्ट्रॉन युग्म है उनके मध्य प्रतिकर्षण अधिक है। और इनमें या इसका जो बॉन्ड एंगल है HXH, यानी कि नाइट्रोजन के मध्य बॉन्ड एंगल है वो 107.3 डिग्री का है। जबकि इससे नीचे वाला जो आवर्त है उसमें फॉस्फोरस है और उसमें बॉन्ड एंगल, क्योंकि यहाँ प्रतिकर्षण कम है इलेक्ट्रॉनिक पेयर्स में इलेक्ट्रॉन युग्म है उनमें जो प्रतिकर्षण है वो घट जाता है, क्योंकि ये द्वितीय आवर्त का तत्व है, ये तृतीय का है, ये चतुर्थ का है, ये पंचम का है। तो ये जैसे जैसे हम आवर्त सारणी में द्वितीय से तृतीय, तृतीय से चतुर्थ आवर्त में जाते हैं तो वहाँ इनके जो इलेक्ट्रॉन युग्मों में मध्य जो प्रतिकर्षण है वो घटता है। इस कारण से इनमें जो HXH या HPH जो बॉन्ड एंगल है वो घट रहा है। HSH ये बॉन्ड एंगल और घट गया। और एंटीमनी का जो हाइड्राइड है SbH3 इसका बॉन्ड एंगल है वो 91.3 डिग्री रह जाता है। इसी प्रकार आप यहाँ देख सकते हैं द्वितीय आवर्त का जो ऑक्सीजन है उससे मॉलिक्यूल बना है H2O, तृतीय का सल्फर है वहाँ बना है H2S और H2Se और H2Te। तो H2O में बॉन्डेड जो इलेक्ट्रॉनिक युग्म है वहाँ प्रतिकर्षण अधिक है और इसमें देखिए आप बॉन्ड एंगल्स क्या है 104.5 डिग्री। और H2S का बॉन्ड एंगल ये घट गया, H2Se का और कम और H2 इसका और कम। तो यहाँ आप यहाँ पर इनमें प्रतिकर्षण देख सकते हैं और प्रतिकर्षण की वजह से इनमें जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स जो घटा है ये इसकी वजह से है कि नाइट्रोजन्स है वो नाइट्रोजन्स के पास इलेक्ट्रॉन युग्म, नाइट्रोजन का आकार कम है, इसी प्रकार ऑक्सीजन्स का आकार कम है। ऑक्सीजन का आकार कम होने के कारण इनके मध्य जो इलेक्ट्रॉन्स युग्म हैं वो भी उनके मध्य प्रतिकर्षण अधिक होगा। और इसके बाद के जो तत्व हैं उनमें जो सेंट्रल एटम है उसका आकार है वो बड़ा होने के कारण इनमें जो इलेक्ट्रॉन युग्म हैं उनके मध्य प्रतिकर्षण इतना नहीं होता है, इसलिए इनके बॉन्ड एंगल भी घट जाते हैं। अब कुछ लिमिटेशंस हैं VSEPR थ्योरी के। VSEPR थ्योरी की कुछ कमियां हैं जिसको हम बताने का प्रयास करेंगे कि थ्रू दिस थियोरी स्ट्रक्चर ऑफ हाईली पोलर मॉलिक्यूल्स डिड नॉट एक्सप्लेन, यानी कि इस सिद्धांत के द्वारा हम जो बहुत अत्यधिक ध्रुवीय अणु हैं उनकी आकृति की व्याख्या नहीं की जा सकी।
और दूसरा जो लिमिटेशंस हैं वो हैं कि यदि कोई अणु है उसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स का जो डीलोकलाइजेशन सिस्टम है, यानी कि विस्थानीकृत पाई इलेक्ट्रॉन युक्त कोई अणु है, उसकी संरचना नहीं समझा सकी VSEPR थियरी के अनुसार। और हम आगे ये इसकी लिमिटेशंस हैं कि VSEPR फेल हो जाती है ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस की जो संरचना उनको एक्सप्लेन करने में। और फॉर एग्जांपल्स के तौर पर हम देखते हैं SeCl6 2- TeCl6 2- BrF6- are predicted to adopt pentagonal bipyramidal geometry according to VSEPR since the central atom can have 7 electron pairs। यहाँ ये तीन आप देख सकते हैं कंपाउंड, सेलिनियम, टेलुरियम और Br, इन सब में 7 electrons pair। These molecules are found to be regular octahedral because one of the electrons pair is stereochemically inert। जबकि यहाँ पे आप ये जो 7 इलेक्ट्रॉन्स युग्म की जो आकृति है तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल होना चाहिए, सॉरी पेंटागोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर होनी चाहिए, जबकि ये होती क्या है, ये ऑक्टाहेड्रल्स ज्योमेट्री बिलोंग करते हैं। और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बिलोंग इसलिए करते हैं कि इनमें जो एक इलेक्ट्रॉन युग्म है वो इनर्ट पेयर की तरह बिहेव करेगा, और इनर्ट पेयर की तरह बिहेव करने के उपरांत जो रिमेनिंग 6 इलेक्ट्रॉन्स पेयर हैं उसके अकॉर्डिंग इनकी ज्यामिति क्या हो जाती है, ऑक्टाहेड्रल हो जाती है। जबकि अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी इनकी आकृति पेंटागोनल बाइपिरामिडल होनी चाहिए। तो ये हुई कमी इस VSEPR थ्योरी की। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट हम कुछ डाइपोल मोमेंट्स या रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ दिस यूनिट्स का एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद, बने रहिएगा यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू।